नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस में नवंबर तक भारतीय मूल के 66 लड़ाके थे। इस बात का खुलासा अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में भारतीय सुरक्षा बलों की तारीफ भी की गई है। इसके मुताबिक आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए और दूसरी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अच्छा काम किया है। 2020 में किसी भी विदेशी आतंकी को भारत नहीं लाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल आतंकियों की भर्ती के लिए किया जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2020 जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प यानी यूएनएससीआर 2309 को लागू करने और एयरपोर्ट पर डुअल स्क्रीन एक्सरे जांच शुरू करने में साझेदार है। यूएनएससीआर 2309 प्रस्ताव में दुनिया भर की सरकारों से आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने की बात कही गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि एनआईए ने आईएसआईएस से जुड़े 34 मामलों की जांच की और 160 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें सितंबर में केरल और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार अलकायदा के 10 सदस्य शामिल हैं। अमेरिका और भारत की साझेदारी को लेकर रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों देश लगातार अपनी रणनीतिक साझेदारी को जारी रखते हुए अक्टूबर में दोनों के बीच 2x2 की मंत्रिमंडल चर्चा हुई और भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रयासों से बीते 2 साल में आतंकी घटनाओं पर लगाम लगी है। तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल आतंकवादियों की भर्ती, हिंसा और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए हो रही है। 2020 में भारत ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर लीडर का रोल निभाया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी खतरों को रोकने में दमदार भूमिका भी निभाई है। हालांकि एजेंसियों के बीच आपसी सूचना के लेन देन में देरी बरती जाती है। भारत ने श्रीलंका और मालदीव के साथ भी आतंकवाद पर खुफिया जानकारी साझा की है। तो अब आतंक पर नकेल लग रही है। भारत में जिस तरह से आतंकवाद पर नकेल कसी है, उसको लेकर अमेरिका ने भी साफ तौर पर हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी सराहना की है। तो जो आतंकियों का नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर पहले की अपेक्षा अब हुआ है। तो अमेरिकन रिपोर्ट ने एनआईए की जबरदस्त तारीफ भी की है। साथ ही एक उन्होंने साफ बात ये कही है कि भारत के जो लड़ाके हैं, भारत से जो कुछ लड़के हैं वो आईएसआईएस में शामिल होते रहे हैं और लगातार इंटरनेट का इस्तेमाल है वो भी इसी के लिए किया जा रहा है। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से इन चीज़ों पर हम और अच्छे तरीके से लगाम लगा सकते हैं और आखिर ऐसी क्या स्थिति बनती है कि जो हमारे देश के लड़ाके इस तरह से हमारे देश के बच्चे बाहर जाकर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हो रहे हैं। आखिर उनकी ये मानसिकता कहाँ से पनप रही है और कैसे इस मानसिकता को खत्म किया जा सकता है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ राजेश भारती जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और हमारे साथ सौरभ दुबे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। दोनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अमेरिका ने साफ तौर पर बहुत सारी बातें कही हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि भारत की जो सुरक्षा एजेंसी है एनआईए वो बेहतर तरीके से काम कर रही है। हालांकि उन्होंने इसमें एक छोटी सी बात ये भी कही है कि अभी भी कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से जो जानकारी तुरंत साझा करनी चाहिए वो थोड़ी देर से साझा हो पाती है। हालांकि काम पहले से बहुत बेहतर हो रहा है। और दूसरी चीज, जो भारत से जो लड़के बाहर जाते हैं, भारत के जो युवा बाहर जाते हैं और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों में शामिल हो रहे हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है और ये मानसिकता आखिर पनप कहां से रही है? तो आज इसको लेकर के हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आईएसआईएस में जो लड़के भारत से या दुनिया के और देशों से जाके शामिल हो रहे हैं, उसके पीछे एक विचारधारा काम कर रही है और उस विचारधारा को जो है एक खास तरह के लोग प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, अभी सारी दुनिया में वो हो ये रहा है कि सभ्यताओं का संघर्ष जो है की बात नहीं, ये विचारधाराओं का संघर्ष करना है और विचारधारा को प्रमोट करने के लिए जो है यूथ को तैयार करना सबसे आसान होता है। अच्छा, उसमें जो इंटरनेट ने बड़ी भूमिका निभा दी है। इंटरनेट के आने के बाद आज मैं यदि
यहाँ बैठा हूँ दिल्ली में, और दिल्ली से मैं बैठ के अभी चेन्नई में किसी से कोई मैसेज भेजना चाहूँ, कोई संवाद करना चाहूँ, मैं उसी समय भुवनेश्वर में किसी से करना चाहूँ, मैं उसी समय जो है चंडीगढ़ में किसी से बात करना चाहूँ, तो ये संभव है। तो इंटरनेट के इस व्यापक इस्तेमाल ने, इंटरनेट की व्यापक पहुंच जो आम लोगों तक हुआ है, इसमें जो है ये करना बहुत संभव हो गया है कि विचारधारा को प्रमोट करना। अच्छा, उसके लिए आज यूथ ये बात नहीं समझते हैं कि बैठ के आज जो है स्टूडियो में जो वीडियोज होते हैं उसको कैसे डॉक्टर्ड कर दिया जाता है। डॉक्टर्ड वीडियो जो है लोगों तक अपने समर्थकों के बीच में जो भेजा जाता है, और उन्हीं समर्थकों में जो उबाल पैदा होता है, फिर वहाँ उनके कुछ लोग होते हैं जो उस उबाल पे नजर रखते हैं और फिर उसमें से वो छांटते हैं स्क्रीनिंग करके, और तब वो एक टीम तैयार करते रहते हैं। ये जो है, इसलिए मैं कि आतंकवाद पे जो नकेल है वो हमने एक संगठन NIA के माध्यम से या अमेरिका के इस रिपोर्ट में हमने इतने अरेस्ट किए या इतने हमने गिरफ्तार किए, पीछे ये हुआ, ये इससे बात नहीं बनने वाली है। बात यदि सही में भारत आतंकवाद पे नकेल करना चाहता है तो विचारधाराओं का जो प्रसार है, और देखिए उसके कुछ खास माध्यम है जहां से प्रसार हो रहा है, ये स्थानीय तंत्र को पता होता है। अच्छा, भारत में क्या है कि जो लोकल पुलिस है, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, पुलिस उसको देखती है। पुलिस के पास में सामान्यतः CID जैसी संस्थाएं होती है इंटेलिजेंस के लिए, सामान्य जानकारियों के लिए। तो जो केंद्रीय संगठन है और जो लोकल इंस्टीट्यूशन है इंटेलिजेंस के, उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो कोऑर्डिनेशन न होने के कारण जो जानकारी है उसी जानकारी साझा नहीं होती है। नहीं तो स्थानीय पुलिस को ज्यादातर ये जानकारी रहती है कि आसपास क्या हैपनिंग हो रही है, वो हैपनिंग आगे वो जाती नहीं खबर, और खबर जाती भी है तो वो उसमें जिन लोगों को लाया जा रहा है ना, ये अब इंटेलिजेंस का मामला एक स्पेसिफिक मामला हो रहा है। सीधे सामान्य पुलिस बल को वहां भेजने के बजाय ट्रेंड लोगों को यहाँ भेजना पड़ेगा। इंटरेस्टेड लोगों को जब तक आप नहीं भेजेंगे, कोऑर्डिनेटेड लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कोऑर्डिनेटेड काम करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है आप 66 को अरेस्ट करेंगे, अगला 66 तैयार बैठा है, क्यू में है ऑलरेडी, तो वो वैक्यूम होगा नहीं, और वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा तो घटनाएं होती रहेगी आतंकवाद के नाम से, और यूथ बर्बाद होते रहेंगे। हजारों यूथ शामिल होते हैं और हजारों जो इस विचारधारा के कारण जो है दिग्भ्रमित होकर अपना जीवन खराब कर लेते हैं। तो सामाजिक भूमिका भी बनती है स्टेट की, उस भूमिका के साथ भी स्टेट को आगे आना चाहिए। और बिल्कुल, और सामाजिक भूमिका जरूरी है और एक दूसरे की जागरूकता भी जरूरी है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि आखिर इस तरह की स्थिति बनती क्यों है कि अगर सब कुछ सही चल रहा है, देश सही चल रहा है, हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं, हमारी जो फौज है, सेनाएं हैं, वो हमें सुरक्षा दे रही हैं, हमारे प्रशासनिक व्यवस्थाएं सब दुरुस्त चल रही हैं, उसके बावजूद इस तरह की मानसिकता क्यों पनपती हैं? हमारे साथ सौरभ भी जुड़ गए हैं। सौरभ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो तमाम IS में शामिल होने के लिए कहीं केरला से, कहीं पश्चिम बंगाल से जो लड़के जा रहे हैं, कौन इस मानसिकता को पनपा रहा है? आखिर उनके अंदर ऐसा क्या डाला जाता है कि वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं? मैं सबसे पहले रिपोर्ट की बात करूंगा जो हाल में अमेरिका से आई है। अमेरिका से जो रिपोर्ट आई है, इसकी टाइमिंग को लेकर भी एक सवाल उठना चाहिए। हालांकि खुश होने की बात थोड़ी सी अच्छी है कि भारत की तारीफ की गई है, भारतीय एजेंसियों की तारीफ की गई है कि भारतीय एजेंसियां आतंकवाद पर नकेल लगाने के लिए कितनी चुस्त दुरुस्त हैं, ये भी बताया गया है। लेकिन रिपोर्ट की जो टाइमिंग है वो अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से बेहद ही गंभीरता से विचार करने योग्य है। हाल में हमारे रशिया से जो गहरे संबंध हुए हैं, शायद कहीं उसके बाद अमेरिका को भी ऐसा लगा हो कि उसे भी भारत जैसी महाशक्ति से संबंध गहरे करने की जरूरत है, और संभव है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई हो कि भारत से उसके संबंध पहले की तरह नहीं रहे, जबकि ऐसा नहीं है। भारत के संबंध अमेरिका से उतने ही मजबूत हैं जैसे पहले थे, और कहीं ना कहीं अपनी भारत से नजदीकी जताने के लिए रिपोर्ट की टाइमिंग ये रखी गई है। अब रिपोर्ट पर कितना विश्वास किया जाए? रिपोर्ट पर विश्वास करने योग्य है कि 66
लड़ाके भारत से अमेरिका का जो कहना है, अमेरिका की रिपोर्ट का जो कहना है कि 66 लड़ाके इन संगठनों में जुड़े, तो इस बात पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए, क्योंकि ये भी तय नहीं कि यकीनन जिन 66 लोगों का जिक्र किया गया है वो वास्तव में भारत से ही जुड़े रहे हैं, या उनमें कितने लोग भारत से जुड़े रहे हैं या भारत से नहीं जुड़े रहे हैं। रही बात मानसिकता की, तो मानसिकता को लेकर मैं आपसे पहले भी कई बार ये कह चुका हूं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति स्वार्थ के बिना कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। ये कोई मानसिकता नहीं, धर्म की कोई मानसिकता नहीं, जिहाद की कोई मानसिकता नहीं, ये केवल गरीब लड़कों को भटकाकर उन्हें लोभ लालच देकर आतंक के राह पर धकेलने का एक षड्यंत्र मात्र है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। चलिए राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, इस तरह से यदि देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। विचारधारा बड़ी चीज होती है, ये बात आप जानते हैं। विचारधारा के कारण ही आज यदि सत्ता में कोई दल बैठी है तो वो विचारधारा ने उसको वहां पहुंचाया है। विचारधारा के साथ कुछ लोग तात्कालिक रूप से जुड़े होते हैं और कुछ लोग अस्थायी जुड़े होते हैं। अस्थायी लोगों की टीम तात्कालिक लोगों की मदद से आगे बढ़ जाती है। एक जो सवाल बीच में ये उठा कि ऐसी पागलपन होती क्यों है लोगों में कि लोग फना होने को, मरने को तैयार हो जाते हैं, तो आप एक बार ये बात हम जानते हैं कि कभी भी एक एज होता है, एक एज में जो है सौरभ जी, अगर आज आपको मैं किसी आतंकवाद के लिए या किसी अन्य बात के लिए फना होने के लिए तैयार करना चाहूँ तो आसान नहीं होगा, क्योंकि आप एक परिपक्व हो चुके हैं, मैच्योर हो गए। आपको अब बदलना उतना आसान नहीं होगा। मुश्किल नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं होता, लेकिन उतना आसान नहीं है। लेकिन वो जिस एज को टारगेट करते हैं वो एज ऐसा होता है कि देखिए उस एज में बच्चे माँ बाप के साथ रह रहे होते हैं, परिवार के साथ रहते हैं और किसी से प्रेम कर लेते हैं और प्रेम में अपने ही माँ बाप तक की हत्या कर रहे हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो वो एज ऐसा है, उस एज में जब तक सोशल मॉनिटरिंग नहीं होगी, दिक्कत क्या है कि हमने ये मान लिया है कि सेना, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, वो NIA हो, लोकल इंटेलिजेंस हो, उसके भरोसे देश छोड़ना चाहते हैं। नहीं, यदि आज यूएस सुरक्षित है और 9/11 के बाद यूएस में कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई तो उसका कारण है यूएस के सिटीजन, आम नागरिक भी जो है वो स्टेट का की ओर से निगाह रखने का काम करता है। हमने ये मान लिया है कि ये सारी ड्यूटी स्टेट की है। दूसरा, हमारे यहाँ यदि कोई व्यक्ति सूचना स्टेट के साथ शेयर भी करता है तो सवाल उससे होता है कि उसको ही परेशान किया जाता है कि आप तक की जानकारी कैसे आई, उसको हरास किया जाता है, उसको बुला के लोकल पुलिस 4 बार पूछताछ करती है। तो ये माहौल आप बदलें। जब तक ये माहौल नहीं बदलेंगे, बहुत सारी सूचनाएं बहुत सारे लोग देना चाहते होंगे, वो इसलिए नहीं देते क्योंकि स्थानीय स्तर पर प्रताड़ित नहीं होना चाहते। कोई आदमी ये नहीं चाहता कि पुलिस उसके यहाँ आए, पुलिस उसको कॉल करे। तो इन बातों को भी हमें देखना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस तरह की समस्याएं होती हैं कि अगर मैं चाहूं कि अगर कुछ मदद कर पाऊं या किसी के बारे में कुछ जानकारी दे पाऊं तो मुझे सबसे पहले ये डर रहेगा कि मैं कहीं खुद परेशान ना हो जाऊं, मैं खुद कहीं इनके चक्करों में ना पड़ूं। ये भी एक वास्तव में जो सामाजिक और खास करके मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके अंदर एक इस तरह की अभी भावना उत्पन्न नहीं हो पाई है। और यही वजह होती है कि कुछ ऐसे क्राइम हो जाते हैं, हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनको हम जानकर भी या उनका अंदेशा हमें पहले से हो जाता है और हम उसको लेकर के खुलासा नहीं कर पाते, सूचित नहीं कर पाते। सौरभ जी, किस तरह से देखते हैं जो तमाम बातें, जैसे अभी राजेश सर ने एक बात बताई कि एक सीमित उम्र है, उस उम्र में चाहे आप अपने पैशन को उस उम्र में ले लीजिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे बेहतर जॉब करनी है और मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे अच्छे मन लगा के पढ़ना है, और उस उम्र में अगर वो बच्चा उस तरफ झुक जाता है तो उसकी गारंटी है कि वो कहीं ना कहीं जाकर सफल होता है। उस जगह वो बुरी जगहों पर फंस जाए, बुरी आदतों में फंस जाए, बुरी चीज़ों में फंस जाए तो वो बुरा बन जाता है। क्या उस समय जो विचारधाराएं उसको दी जाती हैं, उसको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं कि वो अपने देश के ही विरोधी हो जाते हैं, आतंकवादी संगठनों में चले जाते हैं, तो क्या उनको कुछ घुट्टी पिलाई जाती होगी, कुछ तो उनको बताया जाता होगा? वो बताने वाले भी खलीफा हमारे यहीं होंगे जो उनको बताते होंगे कि ये सही नहीं है, या धार्मिक तौर पर अगर देखें कि ये हमारे धर्म के लिए सही है, यहाँ जाना सही है। वो लोग उन लोगों तक हम कैसे पहुंच बना सकते हैं और एजेंसियां जो है उन लोगों तक कैसे पहुंच सकती हैं? दिनेश जी, मैं आपके सटीक प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा और साथ ही राजेश जी की बात को भी आगे बढ़ाना चाहूंगा। जहां हम विचारधारा की बात कर रहे थे,
तो राजेश जी का जो कहना है कि निश्चित ही आतंक की विचारधारा होती है, आतंकवादियों की भी एक विचारधारा होती है। मैं राजेश जी की बात से यहाँ तक सहमत हूँ, लेकिन इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी कहूंगा कि कश्मीर में जिन लड़कों से पत्थर फेंकवाए जाते हैं उनकी कोई विचारधारा नहीं होती है, उन्हें पैसे देकर उनसे पत्थर फेंकवाए जाते हैं। आतंक के रहनुमा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए धन का लालच देकर कमजोर लोगों से, गरीब लोगों से या स्थानीय लोगों से एक ऐसे भ्रमित करने वाले जाल में उन्हें फंसा लेती हैं और उन्हें आतंक की राह पर ढकेल देती हैं, जिस राह पर उन्हें मालूम है कि उस राह पर चलकर आगे उन्हें नेस्तनाबूद ही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। आतंक की राह लोग नहीं पकड़े, इसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी हमें माहौल को बदलना है। अपराध शास्त्रों में जैसा कि बताया गया है, कोई भी व्यक्ति अपराधी कब बनता है? अपराधी व्यक्ति जन्म नहीं लेता, अपराधी बनाते हैं उसके आसपास मौजूद हालात। हमें हालात में सुधार करना होगा, हमें नैतिकता की ओर आगे बढ़ना होगा, हमें बौद्धिकता से नैतिकता की ओर आगे बढ़ाने में लोगों की मदद करनी होगी। हमें अपने आसपास जब माहौल बदलना होगा और जब हम ये माहौल बदलेंगे तो निश्चित तौर पर आतंक पर लगाम लगेगी, क्योंकि एक विशेष उम्र में जाने के बाद में आप किसी की साइकोलॉजी नहीं बदल सकते, किसी की मनोवृत्ति नहीं बदल सकते। मनोवृत्ति बदलने के लिए हमें काफी पहले से, जैसे कि एक बच्चा कच्ची मिट्टी के समान होता है, उस वक्त से हमें काम करना होगा। हम उन तस्वीरों को भी देख चुके हैं जहां बच्चे आतंकी संगठनों में शामिल होकर गोलियां चला रहे हैं। ऐसी तस्वीरें मन को झकझोर देने वाली होती हैं और इन तस्वीरों को आगे और इनका जो है सर्कुलेशन हो, इसको भी रोकना होगा ताकि लोगों के मन में, बच्चों के मन में इस तरह की भावनाएं जन्म ही ना ले पाए। दिनेश, बिल्कुल। और राजेश जी, जिस तरह से इंटरनेट को लेकर बात कही गई कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा माध्यम है जो इस तरह की विकृतियों को प्रदान करता है या उनकी आपसी सूचनाएं या एक दूसरे को भ्रामक क्षेत्र, भ्रामक वीडियो, भ्रामक ऑडियो के जरिए उनको आदान प्रदान करके और एक माहौल तैयार किया जाता है। हम साइबर सुरक्षा को लेकर के बड़ा दावा करते हैं, कहा जाता है कि साइबर सुरक्षा को लेकर हम बहुत अलर्ट हैं, हमारे पास तमाम ऐसी मशीनरियां हैं, तमाम ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके जरिए ये पहचान की जाती है कहाँ क्या गलत हो रहा है, किस तरह से हम बचा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की स्थितियां अभी क्यों बनी हुई हैं? क्या हम अभी इस क्षेत्र में थोड़ा सा पीछे हैं? तकनीक के मामले में हम थोड़ा सा पीछे हैं? तकनीक के मामले में हम जो है हम थोड़ा नहीं, हम काफी पीछे। देखिए, इंटरनेट वर्ल्ड में काम करने के लिए जो आपको क्लास 1 ब्रेन चाहिए, प्रॉपर ट्रेंड लोग चाहिए, वो आपके देश में ट्रेनिंग लेने के बाद रुकते ही नहीं है। वो ज्यादातर जो है देश की और दुनिया की बड़ी कंपनीज में काम करने के लिए चले जाते हैं। भारत में देशभक्ति जब तक नारों में मौजूद रहेगा ना, हमारे यहाँ देशभक्ति चरित्र में नहीं उतर पा रही है लोग। इंटरनेट पे अच्छा, दूसरा क्या है कि हमारा सिस्टम अपनी कमियों को आसानी से स्वीकार नहीं करता। इंटरनेट वर्ल्ड में मैं कुछ जो इथिकल हैकर है या जब कभी उन लोगों से कभी बात करने का मौका लगता है, तो जो गवर्नेंस सिस्टम है उस पर जो बात होती है कि कैसे काम कर रहा है, प्रॉपर कैसे हम कर पा रहे हैं, तो वो उसमें बहुत सारी कमियां बताते हैं। उन कमियों से जरूरी नहीं कि वो जो बताते हैं वो सारी कमियां हो, लेकिन इंटरनेट एक ऐसी दुनिया बन गई है जहां जिस तरह के निगरानी तंत्र की जरूरत है, अभी तक उस तरह का कोई निगरानी तंत्र नहीं है। अगर आप देखें कि किसी भी निगरानी तंत्र के लिए हम पुलिस में जो सिस्टम लगा रहे हैं, वहाँ सामान्य पुलिस के लोग और आईपीएस में भी जो सामान्य आईपीएस सेलेक्ट हो रहे हैं उनको देख रहे हैं। आपको वहाँ पे एक ट्रेन टीम लानी पड़ेगी और आईपीएस में जिन आईपीएस को वहाँ पे कमांडर के रूप में आप बिठा रहे हैं, उनका एक उस इंटरनेट दुनिया की अच्छी बेहतर समझ होनी चाहिए। ये इस तरह से हमारे यहाँ प्रॉपर, जब तक एक्सपर्ट लोगों को आप नहीं लाएंगे, ये जर्नलिस्ट का अप्रोच जब तक चलता रहेगा, तब तक ऐसी चीजों पे लगाम संभव नहीं। और खासकर इंटरनेट जैसी ऐसी दुनिया जिसपे कोई नियंत्रण ही संभव नहीं आसानी। बिल्कुल, एक्सपर्ट टीम को लाइए। बिल्कुल, एक्सपर्ट्स की, अनुभवी लोगों की आवश्यकता है और यही वजह होती है जो आपने शुरुआत में कहा कि यहाँ से लोग सीखते हैं, बहुत बेहतर सीख जाते हैं।
हमारे यहाँ के लोग बहुत होनहार होते हैं, लेकिन उन्हें वो प्लेटफॉर्म यहाँ पर नहीं मिल पाता और वो यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं, और जिसका लाभ पूरी दुनिया आज उठा रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा भारतीय ही शामिल हैं जो इस तरह की तकनीकों को लेकर के उनको आगे बढ़ा रहे हैं और ऊंचाइयां छू रहे हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। दूसरी बात सौरभ जी, जिस तरह से अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि भारत और अमेरिका की एक साझेदारी रही है और आतंकवाद को लेकर के एक दूसरे का प्रण है कि इस पर हम टिके रहेंगे, साझेदारी करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी एक दूसरे की मदद करेंगे। अमेरिका शुरू से ही ऐसा रहा है, अमेरिका ने पहले से ही ये कहा है कि आतंकवादी कहीं कुछ नहीं होने देंगे, घटनाएं नहीं होने देंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमेरिका वास्तव में भारत का आतंकवाद के लिए आतंकवाद निरोधी साबित हो सकता है? निश्चित तौर पर दिनेश, क्योंकि आतंकवाद पीड़ित खुद अमेरिका रहा है, इसलिए आतंकवाद की नुकसान भी जानता है और उसे अच्छी तरह मालूम है कि अगर भारत आतंकवाद से प्रभावित होता है तो कहीं ना कहीं दर्द उसका आतंकवाद का अमेरिका को भी झेलना पड़ेगा। इंटरनेट को लेकर जो बातें की गई हैं उसके आगे ले जाते हुए अब जोर इस बात पर दिया जाना चाहिए कि एक इंटरनेट पुलिसिंग की व्यवस्था स्थापित हो जो पूरी दुनिया के लिए हो, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम बन गया है कि दुनिया के विभिन्न देशों में उथल पुथल मचाने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया जाता है। कहीं व्यवस्था को भंग किया जाता है, सिस्टम से खिलवाड़ किया जाता है, तो कहीं इंटरनेट के फायदे भी कई सारे सामने आए हैं, हम उसको बंद नहीं कर सकते। लेकिन भारत में जिस तरह से इंटरनेट को लेकर अमेरिका ने सवाल उठाए हैं, तो केवल भारत ही नहीं, अभी तो अमेरिका खुद के देश में भी इस तरह इंटरनेट की खामियों को दूर नहीं कर पाया है। और 100% तो दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इंटरनेट की खामियों पर पूरी तरह से बैन लगा पाया हो। जहां हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने हालांकि इंटरनेट के मामले में कुछ कदम बहुत अच्छे उठाए हैं, जिस तरह से वहां पर बच्चों का एक निश्चित समय अवधि से ज्यादा गेम खेलना पाबंदी लगा दी गई है उस पर। और आपको मैं बता दूं कि वहां मोबाइल फोन का कैमरा ऑटोमेटिकली फेस को डिटेक्ट कर लेता है और फेस को डिटेक्ट करते हुए अगर वो ये जान लेता है, वो ये समझ लेता है कि ये गेम एक बच्चा खेल रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो गेम बंद कर दिया जाता है। तो ये ऐसा चाइना की शक्ति के कारण हुआ है और धीरे चाइना ने इंटरनेट के मामले में और भी कई तरह की शक्ति की है। भारत में पुलिसिंग की जरूरत है, अमेरिका में भी इंटरनेट पुलिसिंग की जरूरत है, क्योंकि माहौल खराब करने में इंटरनेट का बेहद योगदान होता है और दूसरी तरफ जागरूकता फैलाने में भी इंटरनेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम किसी को बैन नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनेट पुलिसिंग की बेहद जरूरत है और जिसे चुस्त दुरुस्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इसके फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, लेकिन जो फायदे हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है, नुकसान है उस पर कंट्रोलिंग भी हमारे लिए ज़रूरी है। और जिस तरह से जो एक बात कही है कि इस तरह से जो पुलिसिंग इसकी की जानी चाहिए इंटरनेट की, वो वाकई ज़रूरी है। कहाँ से क्या चीज़ गलत आ रही है उसकी तुरंत पकड़ होनी चाहिए, कौन इसको भेज रहा है, किसको भेजा जा रहा है, इसकी अगर हमें जानकारी मिलती है तो शायद बहुत हद तक हम ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो अब आतंक पर नकेल लगाने के लिए अमेरिका ने साफ तौर पर भारत के साथ देने की बात कही है और उसने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NIA की जमकर तारीफ भी की है। अब देखना ये होगा कि इन दोनों की जो मैत्री है वो कितना और महत्वपूर्ण, अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से आगे तक जा पाती है। और इंटरनेट को लेकर के जो तमाम बातें, सवाल उठाए हैं अमेरिका ने, उसको लेकर क्या कुछ आगे और कदम उठाए जा सकते हैं, किसको कैसे और इसकी व्यवस्था बहुत बेहतर और सुरक्षित बनाई जा सकती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए